जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी डीएलएड छात्र छात्राओं का आज के क्लास में। और आज हम लोग देखेंगे सामान्य हिंदी का सेशन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जो नए छात्र जुड़ रहे हैं आप सभी को बता दें कि यदि आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कॉपी पेन लेकर के बैठिए और हमारे आंसर बताने से पहले आपको अपना आंसर जो है लगा लेना है। ठीक है, और बताना है कि सर इतना में से इतना क्वेश्चन मेरा लास्ट में सही हुआ है। लास्ट में मतलब आपको अपना स्कोर कमेंट करना है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन को यहाँ पर हम एडजस्ट कर लिए। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से खून किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? ऑप्शन आप सभी को दिख रहा होगा। प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग लगाना शुरू कीजिए, ईमानदारी से लगाइएगा, लास्ट में स्कोर बताइएगा। देखिए हम आपको बताते हैं, जो नए छात्र हैं उसको भी बताते हैं, जो पुराने वाले हैं उसको तो पता होगा। तत्सम शब्द किसको कहते हैं आप सभी को बताए हैं। तो कहिएगा सर जो संस्कृत में शब्द होता है और उसका इस्तेमाल हम लोग हिंदी में भी कर लेते हैं, उसी को कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे कि आप सभी लोग सुने होंगे क्या, तो कहिएगा सर अग्नि। आप सभी लोग अग्नि शब्द सुने हैं। हाँ, अग्नि क्या है? यह एक तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत में भी अग्नि को अग्नि ही कहा जाता है और हिंदी में यदि हम लोग अग्नि लिखते हैं तो होता है उसको हम तत्सम शब्द कह देते हैं। यानी ये संस्कृत में आप जब ढूंढिएगा इसको तो डायरेक्ट आपको अग्नि ही मिलेगा, संस्कृत शब्द है ये। लेकिन तद्भव क्या होता है? अर्थ वही रहता है लेकिन रूप चेंज हो जाता है। जैसे कि यदि हम आग बोल दें तो यह संस्कृत में इसको आग को आग नहीं लिखेगा, संस्कृत में अग्नि लिखा हुआ रहेगा, समझ गए। लेकिन इसको बोलते हैं, यदि हिंदी में हम लोग आग लिख रहे हैं तो समझ लीजिए वो तद्भव शब्द है। ठीक है, यानी संस्कृत का डायरेक्ट हम लोग हिंदी में यदि इस्तेमाल करें तो उसको बोलेंगे तत्सम शब्द। अग्नि का अग्नि यदि हम लोग हिंदी के रूप में इस्तेमाल कर लें तो तत्सम हो जाएगा। लेकिन वहीं यदि हम लोग आग शब्द का इस्तेमाल करें तो ये हो जाएगा तद्भव, समझ गए। देशज किसको बोलते हैं? जैसे कि आप सभी लोग शब्द सुने होंगे, पगड़ी, लोटा, ये सब शब्द जानते हैं। मतलब हमारे देश में ही इसका निर्माण हुआ है। बोलते बोलते एक दूसरे से सीखते गए और आदमी बोलचाल की भाषा में यूज करने लगा। पगड़ी, लोटा, खिड़की, ये सब शब्द जो है देश में ही इसका निर्माण हुआ है, हमारे देश में ही निर्माण हुआ और देश के लोग इसको बोलते हैं, उसको देशज शब्द कहता है। तो जाहिर सी बात है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? विदेशज शब्द किसको बोलेंगे? जो विदेशों से आया हुआ शब्द है और हम लोग अपने देश में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो खून है ना मेरे भाई, ये एक प्रकार विदेशज शब्द है। क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी ही हो जाएगा, विदेशज शब्द है खून। कहिएगा सर कैसे? ये जो खून है ना मेरे भाई, ये फ्रांसीसी भाषा का जो है शब्द है, फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है ये खून। तो हम लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं, खून यानी कि रक्त उसको बोलते हैं, समझ गए ना। तो ये विदेशज शब्द है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है कि शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास कहा जाता है। इस वाक्य में कालिदास की संज्ञा है। कालिदास की संज्ञा जो है वो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक? कहिएगा सर कालिदास एक व्यक्ति का नाम था तो सर वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन मेरे भाई व्यक्तिवाचक यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, आंसर होगा जातिवाचक। कहिएगा सर जातिवाचक क्यों? तो देखिए यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का इस्तेमाल किसी का विशेषण के रूप में इस्तेमाल किया गया, जैसे शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास कहा जाता है, मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके बोला जा रहा है कि शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास कहा जाता है, यानी उसका विशेषता ये बता रहा है, समझे। तो यदि इस प्रकार के जो विशेषता बताए वहाँ पर आपका जो व्यक्तिवाचक होता है वो जातिवाचक कहलाने लगता है। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट यदि किसी व्यक्ति का नाम लेकर के कहता कि बताइए भाई ये कौन सा संज्ञा है, तब आपका व्यक्तिवाचक होता है, समझ गए। लेकिन इस स्थिति में आपको जातिवाचक लगाना है। ठीक चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कह रहे भाई रावण का बताइए पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? रावण, तो रावण का चतुरानन, पीताम्बर या फिर आपका पंचानन या फिर आपका दशानन? कहिएगा हाँ सर दशानन हो जाएगा, है ना। 10 आनन माने कि 10 गो सर वाला, 10 गो सिर वाला, उसी को ना रावण कहते हैं। तो दशानन करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइएगा मेरे भाई। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसे चोट लगने पर खून डैश लगा, खून जाने लगा, खून चलने लगा, खून भागने लगा, खून बहने लगा। तो सबसे सटीक क्या हो जाएगा? कहिएगा सर खून बहने लगा। ठीक है, खून चलने नहीं लगाइएगा, ये गलत हो जाएगा। खून बहने यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उसे चोट लगने पर खून बहने लगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चिकना घड़ा मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। लगाइए आप सभी लोग अपना आंसर लगाइए और ईमानदारी से लगाइएगा। ठीक है, हमारे बताने से पहले आपको लगाना है और जो गलत हो जाता है उसको गलत ही रहने देना है। तो चिकना घड़ा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? निर्लज व्यक्ति, मजबूत घड़ा, या घड़ा चिकना करके पानी भरना, या घड़े का चिकना होना। तो भाई चिकना घड़ा का जो मुहावरा है इसका अर्थ हो जाता है निर्लज व्यक्ति। चिकना घड़ा माने क्या होता है? निर्लज व्यक्ति। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए
कह रहा है कि जिसकी प्रभा बिजली के समान हो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द उपयुक्त है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये, जिसकी प्रभा बिजली के समान हो। तो कनक प्रभा, निष्प्रभा, निष्प्रभ, या फिर आपका विद्युत प्रभ, या फिर दामिनी। तो भाई विद्युत प्रभा हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी। आकर भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, विद्युत प्रभा बोल सकते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी लगाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें क्या हो, कोई त्रुटि हो। तो बताइएगा, श्याम की खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए। बताइए आपको थोड़ा सा भी अटपटा सा कहाँ पर लग रहा है सुनने में। श्याम की खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए। तो कहिएगा सर यहाँ पर लास्ट के लाइन में लग रहा है और क्षोभ हुए, है ना। इस लाइन में जो है त्रुटि है। कैसे मेरे भाई, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, श्याम की खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुआ। यहाँ पर हुआ होना था, ठीक है, लेकिन हुए इस्तेमाल कर लिया गया है, तो इसलिए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर सी। त्रुटि पूछ रहा था तो इसी लास्ट वाले लाइन में त्रुटि है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या कह रहा है। कहता है बताइए भाई दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका क्या हो जाएगा। अच्छा, विपत्ति का यहाँ पर पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है। विपत्ति मतलब मुसीबत होता है, या फिर आपका जटा होता है, या कष्ट होता है, या जटिल होता है। तो भाई विपत्ति का मतलब सटीक आंसर होगा मुसीबत। विपत्ति माने क्या होता है, कहिएगा सर मुसीबत होता है, जटिल नहीं लगाइएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। विपत्ति मतलब मुसीबत होता है ना, किसी के ऊपर विपत्ति आना मतलब उसके ऊपर मुसीबत आ गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि जो तुरंत सोचकर उत्तर दे उस व्यक्ति को क्या कहते हैं। बताइए, जो तुरंत सोचकर उत्तर दे, तो देखिए उसको एक शब्द में कहते हैं प्रत्युन्नति। क्या बोलिएगा, प्रत्युन्नति, ध्यान रखिएगा। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेज बुद्धि वाला उसको कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है कि जो तुरंत सोचकर उत्तर दे। क्वेश्चन देखने में इजी लग रहा होगा, हाँ सर कुशाग्र बुद्धि तो पढ़े हैं, लेकिन ये होगा नहीं। करेक्ट आंसर सी होगा, प्रत्युन्नति उसको कहा जाता है, ठीक है, जो तुरंत सोचकर उत्तर दे। करेक्ट आंसर सी होगा। अगले अगले क्वेश्चन पर आइएगा। कह रहे कि निम्नलिखित में जो है तद्भव शब्द कौन सा है। बताइए, वापस से तद्भव और तत्सम शब्द पूछ रहा है। बताइए, कान्हा, कृष्ण, अग्नि, या दिवारात्रि। तद्भव पूछ रहा है भाई, मतलब क्या, तत्सम होता है संस्कृत वाला, तद्भव होता है हिंदी वाला। हाँ, करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, कान्हा, ठीक है। ये कान्हा जो है मेरे भाई ये हिंदी रूप है, ठीक है ना, इसलिए इसको तद्भव बोलेंगे। जो कृष्ण है ये है कान्हा का ही तत्सम रूप है ना, कान्हा का ही तत्सम रूप हो जाएगा कृष्ण। अग्नि भी क्या है, अभी आपको बताए थे, ये एक प्रकार का तत्सम शब्द है ना। दिवारात्रि क्या है, ये भी एक प्रकार का तत्सम शब्द है, ठीक है। कृष्ण क्या है, ये भी आपका तत्सम शब्द ही है, लेकिन कान्हा आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। समझ गए, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये डायरेक्ट हिंदी का शब्द है, ये संस्कृत इसका मीनिंग कृष्ण होता है, लेकिन हिंदी में कान्हा बोला जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज में कौन सा समास है। बताइए, त्रिभुज में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव, द्वंद्व, या द्विगु। तो कहिएगा सर देखने से ही पता चल रहा है, यहाँ पर काउंटिंग हो रहा है। त्रि माने 3 गो भुजा, है ना, तो त्रिभुज यानी द्विगु। समझ गए, यानी कि द्वि से याद रखिएगा, यदि आपको याद नहीं रहता है, कन्फ्यूजन आपको द्वंद्व और द्विगु में कभी कभी हो जाता होगा। द्वि माने क्या होता है, कहिएगा दुगो, तो यानी गिनती यहाँ पर भी हो रहा है, तो समझे ना, तो गिनती वाला जहाँ पर आता है आपको द्विगु में लगाना होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। द्वंद्व उसको बोलते हैं जहाँ पर दोनों खंड प्रधान होता है। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए, कह रहे इनमें बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। बताइए, बताइएगा बहुव्रीहि समास कौन है। फोड़वा, अठन्नी, पीताम्बर, गौरी शंकर। तो कहिएगा सर बहुव्रीहि समास। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर मेरे भाई सी हो जाएगा। जो भाई मेरे सी लगा रहे हैं आप बिल्कुल सही है, पीताम्बर होगा। पीताम्बर मतलब क्या होता है, पीत है अंबर जिसका, माने पीत माने होता है पीला, तो पीला है कपड़ा जिसका, उसी को कहते हैं पीताम्बर, यानी कि ब्रह्मा, है ना, ब्रह्मा या विष्णु कुछ इस प्रकार से होता है ना, तो उसका ये जो है उपनाम है पीताम्बर। समझ गए, तो ब्रह्मा, देवी देवता, ये सारे देवी देवता के अंतर्गत आते हैं ना, तो आपको बताए थे बहुव्रीहि समास में लगाना है। कहिएगा सर गौरी शंकर भी तो देवी देवता वाला चीज़ है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, गौरी और शंकर 2 खंड है इसमें, 2 खंड, और दोनों खंड इसमें प्रधान ही है। गौरी अपने आप में प्रधान है, शंकर अपने आप में प्रधान है। गौरी किसको कह रहा है, पार्वती को, और शंकर यहाँ पर जो है आपका शंकर भगवान हो रहा है। समझ रहे ना, तो दोनों खंड यहाँ पर प्रधान है, और जहाँ पर दोनों खंड प्रधान होता है वहाँ पर आपको द्वंद्व समास लगाना होता है, ना कि बहुव्रीहि समास। समझ गए, अब ऐसा नहीं कि देवी देवता वाला है तो आंकन मुन करके तुरंत उसी में लगा देना है, समझे ना, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर गौरी शंकर दोनों खंड प्रधान है, तो द्वंद्व समास होगा ये, और बहुव्रीहि पीताम्बर हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। समझ गए, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि अतरंग का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा।
अतरंग, तो बहिरंग, हार्दिक, अंदरूनी या गूढ़। देखिए मेरे भाई, अतरंग मतलब हो जाएगा हार्दिक, मतलब जो अंदर दिल से जिसको कहता है ना, जैसे कि अंदरूनी हो गया, हार्दिक हो गया या गूढ़ बोला जाता है, ये अतरंग का समानार्थी शब्द है। लेकिन आपको पूछ रहा है विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, कहिएगा सर बहिरंग। ध्यान रखिएगा, अतरंग का विपरीतार्थक शब्द बहिरंग हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा कि व्योमकेश किसका पर्यायवाची शब्द है, बताइए। व्योमकेश किसका पर्यायवाची शब्द है, ब्रह्म, विष्णु, इंद्र या शिव। तो मेरे भाई व्योमकेश जो है वो आपका शिव जी का पर्यायवाची शब्द है। शिव जी के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, आपको लिखाते हैं, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे आपका एक होता है शंभु, शंभु किसका पर्यायवाची शब्द है, तो शिव का ही है। इसके अलावा पशुपति, लिखिएगा पशुपति, ठीक है। इसके अलावा अभी आपको एक ऑप्शन मिला था शंकर, है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इसी का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा आपको मिल जाएगा चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रशेखर, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भूतेश, भूतेश, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा गिरीश, ठीक है, गिरीश, ये शब्द भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी आपको लिखाते हैं, फिर से लिखिएगा गिरीश के अलावा त्रिलोचन, त्रिलोचन, ये सारे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसलिए आपको लिखा रहे हैं त्रिलोचन। और एक आपका व्योमकेश, तो अभी जो आप देख ही रहे हैं सवाल में, व्योमकेश किसका पर्यायवाची शब्द है, तो कहिएगा सर ये शिव जी का पर्यायवाची शब्द है। समझ गए, करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर अब आइए। देखिए पूछ रहा है कि कमल का जो शब्द है, ये कमल, इसका वर्ण विन्यास क्या हो जाएगा। कमल शब्द का वर्ण विन्यास, तो देखिए मेरे भाई आपको बताए थे क बोलिए, क क्या है, एक व्यंजन वर्ण है, तो क बोलिएगा क, तो देखिए उसमें अ का उच्चारण आता है। म भी बोलिएगा तो सब में जितना भी व्यंजन वर्ण है सब स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, आपको पता होगा, है ना। तो क बोलिए तो अ का उच्चारण आता है, म बोलिए तो भी अ का उच्चारण आएगा, ल देखिए इसमें भी अ लास्ट में आता है ना, तो समझे ना, सब में लास्ट में अ आता है। तो इसका जो वर्ण विन्यास होगा सही वाला ये सी हो जाएगा। क के बाद अ आएगा, म के बाद अ आएगा, ल के बाद अ आएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। डायरेक्ट क म ल नहीं लगा दीजिएगा, है ना। वर्ण विन्यास में कई सारे स्टूडेंट इस प्रकार से गलती कर देते हैं, ध्यान रखिएगा आज के बाद। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, ठीक है। चलिएगा अगले से क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए पूछ रहा है कि आप मेरे घर अवश्य पधारें, इस वाक्य में आप क्या है, बताइएगा। आप मेरे घर अवश्य पधारें, तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा ये क्या है आप, तो कहिएगा सर ये मध्यम पुरुष का उदाहरण है। सर्वनाम का एक है ना भेद होता है, ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये सब उसी के जो है तीन भेद होते हैं। पुरुषवाचक के तीन भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो वही हो जाएगा। ये सर्वनाम के ही भेद होते हैं, मध्यम पुरुष, समझ गए। तो आप शब्द जो है ये मध्यम पुरुष है, आपको लिखाते हैं, लिखिएगा, ठीक है। इससे बाहर तो मेरे ख्याल से पूछेगा नहीं, अब ध्यान रखिएगा। जैसे उत्तम पुरुष किसको कहते हैं, तो यदि शब्द आ जाए मैं आ जाए, हम आ जाए, मेरा आ जाए, इसके अलावा हमारा आ जाए, ठीक है, इसको क्या बोलिएगा, कहिएगा सर ये उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष किसको किसको बोलेंगे मेरे भाई, तो या तो तू होगा, या तो तुम होगा, या तो तुम्हारा हो जाएगा, है ना, तुम्हारा, या फिर आप हो जाए, है ना, जो हमसे बड़े हैं उसके लिए हम तो आप बोलेंगे, या फिर आपका बोल सकते हैं, आपका। तो ये सारा जो शब्द है ये मध्यम पुरुष वाला हो जाएगा। अन्य पुरुष किसको बोलेंगे, तो जो दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो ये सारे तो हो जाएगा आपका उत्तम पुरुष। जिसको बोल रहे हैं वो हो जाएगा आपका क्या, जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, जो बोल रहे हैं उसको बोल रहे हैं, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। लेकिन जिसके बारे में बोल रहे हैं वो हो जाता है आपका अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष के लिए कौन सा शब्द आता है, तो ये भी लिख लीजिएगा थोड़ा सा। जैसे वह हो गया, है ना, किसी को बोल रहे हैं भाई वह ऐसा व्यक्ति है, या वे ऐसे व्यक्ति हैं, समझ रहे हैं, जिसके बारे में बोल रहे हैं, तो वह हो गया, वे हो गया। इसके अलावा उसको हो गया, उसको, कि भाई उसको ये काम नहीं मिला, है ना, हम दोनों बात कर रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं वही शब्द दिखाता है ये। तो वह हो गया, वे हो गया, उसको हो गया। इसके अलावा आपका उनके हो गया, उनके, उनको, समझ रहे ना। तो इस प्रकार का जो शब्द होता है वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। और निजवाचक किसको बोलते हैं, निजवाचक एक अलग ही सर्वनाम होता है। जैसे स्वयं वाला जो शब्द आता है ये सब निजवाचक में आ जाता है ना, अपनापन यहाँ पे दिखाता है। तो ध्यान रखिएगा इन सारे शब्द को जो अभी आपको हम लिखाए हैं ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा था, आप वाला कौन सा हो जाएगा, तो मेरे भाई मध्यम पुरुष होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए पूछ रहा है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, रस पूछ रहा है भाई, बताइएगा। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई,
देखिए यहाँ पर ना प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है। मीराबाई जो है, मीराबाई कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव यहाँ पर प्रकट करती है। ये उसी का लाइन लिखा हुआ है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई। और जहाँ पर प्रेम का भाव उत्पन्न होता है वहीं पर होता है आपका श्रृंगार रस। समझ गए? प्रेम का भाव जहाँ पर उत्पन्न हुआ वहाँ पर श्रृंगार रस। लेकिन ध्यान रखिएगा करुण रस भी इसी से मिलता जुलता है। करुण रस आपको कब लगाना है? जैसे हमारा कोई प्यारा वस्तु, प्यारा जो है या फिर कोई व्यक्ति है, समझ रहे हैं, जो हमको अच्छा लगता है, वो यदि हमसे बिछड़ रहा हो, हमसे खोने का जहाँ पर भाव उत्पन्न हो कि खोया जा रहा है, तो वहाँ पर होता है या दुख या कष्ट में आपको करुण रस लगाना होता है। समझे? यानी हमारा प्यारा व्यक्ति हमसे बिछड़ रहा है, खो रहा है, या हमारा कोई प्यारी वस्तु है, तो वहाँ पर लगाना होता है करुण रस। लेकिन जहाँ पर प्रेम का भाव उत्पन्न हो वहाँ पर आपको श्रृंगार रस लगाना होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई। मतलब मीराबाई जो है वो कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव यहाँ पर दिखा रही है, तो इसलिए श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। देखिए ये क्या कह रहा है कि आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ए बतियाँ सुनी रूखी। कह रहा है कि उपयुक्त पंक्ति में यहाँ पर बताइए कौन सा रस है। तो पहले ही लाइन से आपको पता चल रहा होगा, आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी। मतलब समझ रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भी जो भक्त है वो हरि मतलब होता है भगवान, तो भगवान के प्रति यहाँ पर प्रेम का भाव दिखा रहा है, तो श्रृंगार रस तो होगा। लेकिन क्या कह रहा है कि आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, मतलब कि यहाँ पर उसको मिलने को तरस रहा है लोग, यानी उसके वियोग का अभी यहाँ पर भाव उत्पन्न हो रहा है, अलगाव का भी भाव यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए आपको वियोग श्रृंगार रस लगाना है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग श्रृंगार रस नहीं लगाएंगे, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, समझ गए होंगे? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिएगा मेरे भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि कनक कनक ते 100 गुनी, इसमें किन दो पदार्थों की तुलना की गई है। मतलब कनक कनक दो यहाँ पर शब्द आया हुआ ना, तो इसका अर्थ आपको यहाँ पर पूछ रहा है। कनक कनक ते 100 गुनी, तो भाई कनक माने सोना, तो आप सभी लोग पढ़े होंगे, लेकिन अगला कनक का अर्थ क्या हो रहा है यहाँ पर बताइए तो। कहिएगा सोना चांदी, अनाज और सोना, सोना और धतूरा, या अनाज और धतूरा। तो देखिए मेरे भाई, पहले कनक का मतलब तो यहाँ पर सोना ठीक है, और दूसरे कनक का मतलब मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा धतूरा। ध्यान रखिएगा, सोना और धतूरा हो जाएगा। कनक कनक ते 100 गुनी, इसका अर्थ हो रहा है सोना और धतूरा। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा पक्का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध लिखा शब्द बताइए। शुद्ध कौन सा शब्द लिखा हुआ है? हितैषी है, सम्मान है, शारीरिक है, सिंदूर है। बताइएगा शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है? 3 तो इसमें अशुद्ध आपको दिख रहा होगा। देखिए मेरे भाई, थोड़ा सा पकड़ना आपको थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल लग रहा होगा। हितैषी जो है ना मेरे भाई, ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, हितैषी कैसा शब्द है? ये शुद्ध शब्द है। सम्मान ये अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध शब्द हो जाता है वो इस प्रकार से होता है, 100 मोमो संयुक्त, तो उसके बाद आकर और 9 होता है, ये वाला, तो सम्मान हो गया। शारीरिक कैसा होता है मेरे भाई? तो ये भी ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से होता है शारीरिक। ठीक है, शारीरिक इस प्रकार से होता है, समझ गए? ये हो गया आपका शारीरिक। इसके अलावा यदि आपका सिंदूर का पूछा जाए तो सिंदूर इस प्रकार से, इसमें हर्षिकर तो रहता है लेकिन यहाँ पर द्रुघुकर लगा हुआ होता है, सिंदूर इस प्रकार से होता है। तो ये थोड़ा सा सब में जो है अशुद्ध है। शुद्ध शब्द से क्या हो जाएगा आपका? हितैषी, ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। बताइएगा सर्वश्रेष्ठ रस किसको माना जाता है? रौद्र रस, श्रृंगार रस, वीर रस, या करुण रस। तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा, रसों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो माना गया है वो श्रृंगार रस को ही माना गया है, जहाँ पर प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। समझ गए ना? तो श्रृंगार रस को सबसे सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि चिरंजीवी जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा, वे हलदर के वीर। उपयुक्त पंक्ति में बताइए भाई यहाँ पर कौन सा अलंकार है। देखिए आप सभी लोग आंसर लगा लिए, ध्यान दीजिएगा। ये वृष भानुजा और हलधर, ये जो 2 शब्द लिखे हुए मेरे भाई, इसका दो अर्थ निकलता है। वृष भानुजा का अर्थ यहाँ पर निकलता है या तो राधा, है ना, राधा, या इसी का अर्थ गाय भी निकलता है। और हलधर का मतलब क्या हो जाता है मेरे भाई? तो जो बलराम था ना, बलराम है ना, बलराम मेरा भी नाम है, तो जो बलराम था वो हल चलाता था, समझ गए? तो हलधर यानी कि हल को धारण करने वाला, यानी कौन? तो बलराम। तो बलराम भी हो जाएगा। इसके अलावा आपका बैल भी इसका मतलब होता है,
यानी बैल भी क्या करता है उसके कंधे पर, है ना, हल से लगा करके इंसान जोतता है उसको, तो वो भी बैल का जो है हल का धारण करता है। तो हलधर माने बलराम भी हो जाता है और हलधर माने बैल भी हो जाता है। यहाँ पर वृष भानुजा का मतलब हो जाता है राधा भी होता है या फिर आपका गाय भी होता है। तो यानी शब्द एक लेकिन अर्थ अनेक, यानी कि शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकले, वहीं पर आपको लगाना होता है। कहिएगा सर श्लेष अलंकार आप बताए हैं, समझ गए? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है कि सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? सितारे हिंद, राजेंद्र प्रसाद, राजा शिव प्रसाद, बाल मुकुंद गुप्त, राजा लक्ष्मण सिंह। तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा ये सर सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद, ठीक है, याद रखिएगा सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद, यानी कि राजा शिव प्रसाद के एक उपनाम था, कौन सा? सितारे हिंद। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, इस उपनाम को याद रखिएगा। एक उपनाम और बताते हैं, इसको भी याद रखिएगा। रस निधि किस कवि का उपनाम था? बताइएगा ये भी, रस निधि किस कवि का उपनाम था? अब्दुल रहमान, पृथ्वी सिंह, बेनी माधव या फिर लक्ष्मण प्रसाद। तो मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहिएगा सर पृथ्वी सिंह। ध्यान रखिएगा पृथ्वी सिंह का ही उपनाम था रस निधि पृथ्वी सिंह। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा ये गद्यांश वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सुमार्ग का अर्थ क्या है? देखिए सुमार्ग का अर्थ सही रास्ता या निकट का मार्ग। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको सस्पिशन हो रहा होगा, या तो सही रास्ता बोले या निकट का। टेढ़ा तो मतलब होगा नहीं, और इनमें से कोई भी नहीं है होगा। तो करेक्ट आंसर या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। अच्छा देख लेते हैं, यदि आपको थोड़ा सा भी सस्पिशन हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा गद्यांश पढ़ने में, पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, समझ गए? देखिएगा मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। अच्छा देखिए मिल गया यहीं पर सुमार्ग, तो इसका अर्थ थोड़ा सा समझिएगा। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए और पांडव का संदेशा लाए। ठीक है, तो आगे भी है, दो अन्याय अगर तो आधा दो, इस प्रकार से और भी आपका मिल जाएगा। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी बाधा हो। यहीं पर आपको ये थोड़ा सा समझ लेना है कि मैं सबको सुमार्ग पर लाने को, यानी भगवान जो है हस्तिनापुर से, है ना, यहाँ पर हस्तिनापुर आए, समझ गए? तो सुमार्ग का मतलब क्या हो रहा है, यहीं से आपको दिमाग में आ रहा होगा, सुमार्ग माने कोई अच्छा मार्ग ही होता होगा। तो ये ऐसे भी याद रखिएगा, सुमार्ग मतलब अच्छा मार्ग ही होता है। तो रियल अर्थ इसका निकलता है सही रास्ता। सुमार्ग माने सही रास्ता। देखिए निकट का मार्ग मतलब क्या हो कि ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े, निकट के मार्ग से ही निकल जाए आदमी। तो निकट का मार्ग नहीं लगाइएगा, इसका सबसे सटीक आंसर सही रास्ता होता है। ठीक है, सुमार्ग माने सही रास्ता। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो टोटली आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, चूंकि क्लास एंड हो चुका है। और आप सभी का स्कोर क्या रहा है ये कमेंट में लिखिएगा। आपके जो है स्कोर कमेंट करना आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हम सब के जो स्कोर आता है उसको उस पर हम ये देखते हैं कि भाई मेरा पहले से पढ़ाया हुआ आप सभी का तैयारी किस प्रकार से, किस लेवल पे चल रहा है, सुधार हो रहा है कि नहीं उसमें हो रहा है, हमको और किस तरीके से समझाना चाहिए सेशन को, बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। इस प्रकार से हम अपने आप को ये देखते हैं कि मेरे में कोई कमी है या फिर स्टूडेंट में कोई कमी है। तो ये सब देखना होता है मेरे भाई आगे भविष्य के लिए ना, और हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको भी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे हमें ये आंकड़ा पता चलता है कि हम मेरे स्टूडेंट किस प्रकार से हमारा जो है तैयारी ये कर रहा है। ठीक है, तो जरूर से कमेंट करिएगा कि आप सभी का स्कोर क्या रहा। और हाँ, आप सभी लोग सेशन को लाइक वगैरह कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी देख रहे हैं आप सभी लोग शेयर वगैरह थोड़ा लगता है कि कम कर रहे हैं, हमको ये आभास हो रहा है मेरे भाई। तो कर दीजिएगा थोड़ा सा अपने दिल से। ठीक है, और पीडीएफ चाहते हैं तो फ्री में आप सभी को पीडीएफ भी दे ही रहे हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाता है। और पिछला क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर आपको फ्री में सारा क्लास मिल जाता है, देख लीजिएगा। मिलते हैं आप अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे भाई।